हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों गंध जो है वो कई प्रकार की होती है और अलग अलग चीज़ों से आने वाली गंधों के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है। अगर ये हमको ठीक से पता चल जाए तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना बड़ा ही आसान हो जाएगा, और अगर हमको इनके बारे में पता नहीं है तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ स्मेल। आज की जो क्लास हमारी दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ स्मेल, गंध के प्रकार कि अलग अलग प्रकार की गंधों को इंग्लिश में हमको क्या क्या कहना चाहिए। तो दोस्तों पहला वर्ड तो मैंने रखा है स्मेल। स्मेल इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि इस वर्ड को कई बार लोग गलतफहमी में दुर्गंध के लिए यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक बात पक्के तौर पर बता दूं कि ये जो वर्ड है ये एक न्यूट्रल वर्ड है। इसका मीनिंग न सुगंध होता है न दुर्गंध होता है, इसका मीनिंग होता है सिर्फ गंध। अगर आपको सुगंध के लिए स्मेल को यूज़ करना हो तो आपको इसके साथ स्वीट वर्ड का इस्तेमाल कर देना चाहिए। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और जब स्मेल के साथ लग जाएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा सुगंध। तो स्वीट स्मेल सुगंध, बैड स्मेल दुर्गंध। तो इसीलिए स्मेल का जो मीनिंग है वो है गंध, स्वीट स्मेल बैड स्मेल। उसके बाद है दोस्तों अरोमा। अब दोस्तों ये भी एक प्रकार की गंध ही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव गंध है, खुशबू है, सुगंध जिसको कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये किन चीज़ों से आने वाली गंध को हमको अरोमा कहना चाहिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मसालों की खुशबू आ रही है या पेड़ पौधों से अगर खुशबू आ रही है, जैसे अगर आप जंगल की साइड में जाएं तो आपको पेड़ पौधों से, पत्तियों से एक अलग ही प्रकार की खुशबू मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, तो उसको भी अरोमा कह सकते हैं। अगर कोई ख़ास प्रकार का खाना है, कोई ख़ास डिश है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे खाने से, तो ऐसी खाने की ऐसी गंध को भी अरोमा कहेंगे। और अगर कुछ ख़ास प्रकार की कोई शराब है, जैसे कुछ शराबें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही ख़ास तरीक़ों से बनाया जाता है, तो उनमें से एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती है। तो इन चीज़ों से, मसाले, पौधे, खाना, शराब, इनमें से आने वाली खुशबू को आप अरोमा कह सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ओडर। ओडर दोस्तों ये जो स्पेलिंग है ODOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है। अगर यही वर्ड आपको अमेरिकन इंग्लिश में लिखना है तो आपको ये यू हटा देना चाहिए, ODOR, ओडर। उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में होगा ओडर और अमेरिकन में होगा ओडर। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका भी मीनिंग है दोस्तों गंध, और ये जो शरीर से जो गंध आती है। अच्छा, ये भी एक न्यूट्रल वर्ड है, ये खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है, यानी सुगंध और दुर्गंध दोनों ही इसका मीनिंग हो सकता है। लेकिन बॉडी ओडर, शरीर से आने वाली गंध को आप ओडर कह सकते हैं। और भी कुछ एक गंधों को ओडर कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन इस्तेमाल है, यानी जो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल है, वो है शरीर की गंध के लिए। तो अगर शरीर से गंध आ रही हो किसी भी प्रकार की, अच्छी या बुरी, तो उसको ओडर कहा जा सकता है। जनरली दुर्गंध के लिए यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद दोस्तों सेंट। अच्छा दोस्तों, ये है SCENT, तो इसमें सी जो है वो साइलेंट है। तो सेंट की भी मीनिंग है गंध, और ये भी एक न्यूट्रल वर्ड है। सेंट खुशबू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका नेगेटिव मीनिंग तो नहीं ही है। अच्छा दोस्तों, सेंट कहाँ इस्तेमाल एक्चुअली करना चाहिए? जैसे अगर आप किसी जो इंसान की गंध है, जैसे हर इंसान की एक गंध तो होती है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ खास प्रकार का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, या आप अगर किसी से ज़्यादा घुलते मिलते हैं तो आपको उसके शरीर की गंध से आप परिचित हो जाएंगे। तो वो आदमी अगर आया है और आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन वो अगर वहाँ पर मौजूद है, तो कई बार आपको गंध से भी पता चल सकता है कि फलाना आदमी आया है। ऐसे ही जानवरों का जो सेंस होता है चीज़ों को सूंघने का, समझने का और सुनने का और देखने का, वो इंसानों से बहुत ज़्यादा होता है। तो जानवर सूंघ के पता करते हैं कि उनको खाना कहाँ मिलेगा या कहाँ पर कौन सी चीज़ है। या जानवरों के शरीर से गंध आती है, जैसे अगर शेरों का झुंड है और वहाँ से भैंसों का झुंड गुजरा है, तो वो एक दूसरे की सेंट से समझ जाते हैं कि यहाँ पर खतरा है या यहाँ पर खतरा नहीं है। तो सेंट का जो ब्रॉड मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो है शरीर या इंसान या जानवर के शरीर से आने वाली गंध। और आप इसको देखते होंगे, आपने सुना होगा, परफ्यूम के लिए भी लोग यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक मीनिंग है वो है इंसानों और जानवरों के शरीर से आने वाली गंध। उसके बाद कैसी गंध? जिससे कि आप परिचित हो सकें किसी से, उसको पहचान सकें, वो वाला। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इंसेंस जो अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं या किसी भी इस प्रकार की चीज़ को, धूप इत्यादि को जब हम जलाते हैं, उससे जो आपको सुगंध मिलती है, जो खुशबू मिलती है, उसको इंसेंस कहना चाहिए। इसीलिए अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स कहा जाता है। स्टिक का मतलब है छड़ी, इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्तियाँ। उसके बाद दोस्तों फ्रेग्रेंस।
तो फ्रेगरेंस का दोस्तों मतलब सीधा सीधा सुगंध है, खुशबू है, और ये परफ्यूम या कलोन से आने वाली खुशबू को आप फ्रेगरेंस कह सकते हैं। जैसे आपने कोई परफ्यूम यूज़ किया या आपने कलोन यूज़ किया कहीं पर भी बाथरूम में, तो वहाँ से जो खुशबू आ रही है उसको फ्रेगरेंस कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स मोस्टली पॉजिटिव मीनिंग रखने वाले, यानी कि खुशबू वाले वर्ड हैं। एक और खुशबू वाला वर्ड है दोस्तों, वो है बुके। अब ये आपको हैरानी होगी, बुके जो है वो फूलों का बुके होता है जो हम देते हैं लोगों को किसी के बर्थडे पर या किसी शादी में या किसी भी अच्छे अवसर पर। वो एक तो मीनिंग है ही दोस्तों। बुके का एक मीनिंग गंध भी होता है, और ये कैसी गंध है, यानी खुशबू के सेंस में, सुगंध के रूप में इसको लेना चाहिए। और ये कैसी, कुछ खास प्रकार की शराब होती है, एकदम ही अलग प्रकार की, उनमें से जो खुशबू आती है उनको बुके भी कहा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं थोड़ा नेगेटिव वर्ड्स पे, जो दुर्गंध वाले वर्ड हैं, बदबू वाले वर्ड हैं। जैसे स्टेंच। स्टेंच का मतलब है दुर्गंध। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दुर्गंध कहीं से आ रही हो तो आप बोल सकते हैं ओह माय गॉड व्हाट अ स्टेंच, कि क्या बदबू है। उसके बाद दोस्तों स्टिंक। स्टिंक का भी मीनिंग है दुर्गंध। स्टेंच और स्टिंक दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन स्टेंच सिर्फ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, स्टिंक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। यानी इसका दूसरा मीनिंग है दुर्गंध आना। जैसे आप किसी जगह पर गए और वहाँ से दुर्गंध आ रही है तो आप बोल सकते हैं दिस प्लेस इज स्टिंकिंग। या ये एक्चुअली इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं कि ही इज स्टिंकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि उससे बदबू आ रही है, इसका मतलब कि बहुत बुरा आदमी है। वैसे भी बहुत ब्रॉड सेंस में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, तो वो सारा हम सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है विफ। WHIFF, विफ। विफ का मीनिंग है दोस्तों झोंका। ये दो प्रकार से इस्तेमाल होता है, या तो दुर्गंध का झोंका या हवा का झोंका। जैसे आप बैठे हैं कहीं पर और एक हवा का झोंका आया तो आप बोल सकते हैं विफ ऑफ एयर। और अगर किसी ने प्याज या ऐसे लहसुन खाया हो और उसके मुंह से इस तरीके से उसने बातचीत कर रहा है तो दुर्गंध का एक झोंका लगा आपको, तो आप बोल सकते हैं विव ऑफ अनियंस, कि प्याज का झोंका, या विव ऑफ गार्लिक्स, लहसुन का झोंका, कि हवा का, अरे यार लहसुन की या प्याज की गंध आ रही थी उसके। तो ये जनरली अगर आप मुंह या प्याज या लहसुन के लिए बोलेंगे तो दुर्गंध के सेंस में इसका यूज़ करना है। नहीं तो जो दूसरा यूज़ है वो हवा का झोंका है। हवा के झोंके में कोई खुशबू या बदबू की बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है रीक। REEK, रीक। रीक का भी मीनिंग होता है दुर्गंध, लेकिन इसका एक इस्तेमाल वर्ब में भी है। जैसे, और ये मैं आपको एक बात बता दूं इंग्लिश में लिखने या बोलने के हिसाब से, स्पोकन या रिटन के हिसाब से, कि रीक का इस्तेमाल वर्ब में ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि इस डिपार्टमेंट से, कोई ख़ास डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है, तो आप बोल सकते हैं दिस डिपार्टमेंट इज़ रीकिंग ऑफ करप्शन। ऐसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, रीक ऑफ करप्शन, रीक ऑफ नेपोटिज्म। बॉलीवुड इज़ रीकिंग ऑफ नेपोटिज्म। बॉलीवुड से भाई भतीजावाद की बदबू आ रही है, सड़ा हुआ है बॉलीवुड, ऐसे। उसके बाद दोस्तों बैड ब्रेथ। किसी के मुंह से जो जैसे आप बातचीत कर रहे हैं किसी के पास जाके, तो किसी के मुंह से तो कोई बुरी बदबू नहीं आती, और लेकिन किसी के मुंह से आती है, तो ये जो सांस होती है, एक्चुअली सांस में बदबू होती है, तो ऐसी जो सांस में बदबू उसको बैड ब्रेथ बोलेंगे। सांस की दुर्गंध को बैड ब्रेथ कहते हैं। तो दोस्तों ये आज के वर्ड्स थे। ब्रेथ के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ब्रेथ जो वर्ड है BREATH, ब्रेथ, ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है सांस। सांस लेना नहीं, सांस। अगर आपको बोलना है सांस लेना तो आपको या तो बोलना चाहिए टेक अ ब्रेथ, या आपको बोलना चाहिए ब्रीद। ब्रीद कैसे होगा दोस्तों, इसी में ई ऐड कर देंगे तो वो ब्रीद बन जाएगा, तब वो वर्ब हो जाता है, क्रिया हो जाता है, उसका मीनिंग होता है सांस लेना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन वर्ड्स को सीखने के बाद आपको फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश लिखने या बोलने में आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम फिर एक नई और अच्छी बात सीखेंगे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट सून। बाय बाय।